शुभ कार्य के लिए उचित समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। जिस भी समय में शुभ कार्य आरंभ करेंगे वही उचित समय बन जाएगा। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। तो चलिए एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की तिथि, वार और नक्षत्र आदि जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म का सार सुनकर जीवन में उसका पालन करना चाहिए। जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगता हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। सुनते हैं आज का सुभाषित। अनभ्यासेन विद्यानां संसर्गेण धीमताम् अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसनं नृणाम्। विद्याओं का अभ्यास न करने, बुद्धिमानों की संगति त्यागने और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्य संकट में पड़ जाता है। By not practicing the disciplines, renouncing the company of the wise, and not keeping the senses under control, humans get into trouble. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति का। हम जानते हैं कि योग विद्या भारतीय ज्ञान परंपरा की अक्षय निधि है और आज जिस योग को हम जानते हैं वह वस्तुतः अपूर्ण है। वस्तुतः योग विद्या के वास्तविक इतिहास और उसके उद्देश्यों को युगानुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझना अब अत्यंत आवश्यक हो चला है। इसी दृष्टिकोण के साथ हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र प्रस्तुत कर रहे हैं ये विशेष रिपोर्ट। योग एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाली वह विशेष विद्या जो साधारण रूप से शारीरिक व मानसिक तथा विशेष रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती रही है। यह योग ही है जिसने मानव की ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके एकाग्रतापरक कौशल को भी एक नई दिशा दिखाई है। वह चाहे बालक के मानसिक विकास के उत्कर्ष के रूप में दिखता हो या फिर अत्यंत एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाले कुशलतापरक उपक्रमों में। और इस तथ्य को आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व समान भाव से स्वीकार रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है।
यह सच है कि आज का समाज योग को साधारण रूप से शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने वाले एक अभ्यास के रूप में ही सीमित कर देख रहा है, जहां आसन तथा प्राणायाम को ही योग समझकर महर्षि पतंजलि को सर्वप्रथम योग विद्या के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है। ऐसे में योग के वास्तविक इतिहास को संस्कृत वाङ्मय के सबसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जान लेना अत्यावश्यक हो जाता है। संस्कृत ग्रंथों से अनेक उद्धरण प्राचीन हमें प्राप्त होते हैं योग के बारे में, जिसमें ऋग्वेद से मेधातिथिकाण्व का मंत्र प्रथम मंडल के 18वें सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है साधीनाम योगाम इन्वति, अर्थात योग और ध्यान को एकत्रित करने पर, एक साथ लगाने पर विपश्चित, बहुत विशाल चित्त का मनुष्य स्वामी बनता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में योग के अलग अलग रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं, किंतु अष्टांग योग का पहला संपूर्ण उद्धरण हमें योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में इस पुस्तक में प्राप्त होता है, जो कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई है पांडुलिपि में। किंतु संपूर्ण योग को एक विधा के रूप में, एक प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रस्तुत करते हैं पतंजलि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। योग के सैद्धांतिक उल्लेखों व उद्धरणों के साथ साथ योग के मूर्त या प्रायोगिक रूपों के विवरण भी हमें पौराणिक व पुरातात्विक संदर्भों के रूप में प्राप्त होते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार भारत में योग की शुरुआत त्रेता युग में होती है, जब कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, और हम पाते हैं कि कुछ योगासन पशुओं की अनेक मुद्राओं से प्रभावित हैं। पुरातत्व की दृष्टि से आगे बढ़ें तो हमें इंडस वैली या हड़प्पन संस्कृति में एक योगी पशुपति की मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष का है। वो योगी चिन्ह मुद्रा में, इस तरह की हथेली नीचे के हुए चिन्ह मुद्रा में बैठा हुआ है, और आगे चलकर हम देखते हैं कि इंडस वैली से प्राप्त हुई योग की मुद्राएं आगे बढ़ती हैं, और ईसा से 700 वर्ष पूर्व राजस्थान के बालाथल में हमें दूसरा पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जहां पर एक योगी समाधिस्थ है, वह भी इसी तरह की चिन्ह मुद्रा में। योग के प्राचीनतम व नवीनतम संदर्भों तथा परिपाटियों के आलोक में योग विद्या की वैज्ञानिकता पर भी निस्संदेह अब फिर से युगानुरूप नवीन शोधों की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना हमें दी है पतंजलि ने, वो ये कि परचित्त ज्ञानम, योग के द्वारा दूसरे व्यक्ति के चित्त में उभरने वाले विचारों का अध्ययन हम कर सकते हैं। और भी कुछ दिनों पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रयोग भी हुआ है, जिसमें ब्रेन ट्रांसमीटर और ब्रेन रिसेप्टर बना लिए गए हैं, जिनके द्वारा वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मन में सोच करके, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं। निस्संदेह योग को अब आसन व प्राणायाम की सीमा से उठकर उसे उस वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में समझने का समय आ गया है, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा में योग विद्या का अत्यंत महनीय स्थान रहा है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अधिकतर लोग आजकल दिन भर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। किसी से बात करना, टेक्स्ट मैसेज, चैटिंग या इंटरनेट पर कुछ देखना, ये सभी काम आसानी से फोन पर हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल फोन हर समय हमारे हाथों में रहता है।
इतनी सहूलियत होती है कि कभी इससे होने वाले नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मोबाइल के अधिक प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग करना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। घंटों मोबाइल पर चैट करना सिर दर्द और आंखों की रोशनी कम होने का कारण बन रहा है। ये शिकायत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, विशेष तौर पर वो लोग जो अधिक देर तक मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उनमें ऐसी समस्याएं काफी हो रही हैं। सर दर्द की बीमारी जनसंख्या में एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन मोबाइल यूज़ की वजह से सर दर्द का होना ये रिश्ता कई बार मरीज़ों को भी नहीं समझ में आता है। इस चीज़ के लिए हमने जब एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि मोबाइल यूज़ जो लोग ज़्यादा करते हैं, देखिए जैसे फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी हमें रूल करने लगती है या हमें डिक्टेट करने लगती है या हमारा उस पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अपनी हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत चीज़ों पर असर करती है। युवा देर रात तक मोबाइल पर वेब सीरीज देखते हैं, जिसके कारण कई घंटों तक लगातार मोबाइल पर नजर टिकी रहती है। इससे आंखों पर तनाव और दबाव बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार युवाओं की निकट दृष्टि प्रभावित हो रही है। जो लोग मोबाइल और लैपटॉप पर अधिक समय तक काम करते हैं, उन्हें नजदीक का धुंधला दिखाई देने लगता है। एक बार ये समस्या शुरू हो जाए तो फिर बढ़ने लगती है। अधिकतर 40 वर्ष की आयु के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों और बड़ों में सिर दर्द की समस्या भी काफी देखी जा रही है, जिसका कारण मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग माना जा सकता है। मोबाइल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें सर दर्द ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है, और सर दर्द निवारक दवाएं, चाहे वो दर्द के अटैक के लिए ली गई हों या उसके प्रिवेंशन के लिए ली गई हों, उन दोनों का ही असर कम होता है। तो जब हमें ये पता चला तो हमने इस चीज़ को भी शोध करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज़ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें हमने एक मोबाइल एडिक्शन स्कोर भी निकाला, जिसमें हमने देखा कि ऐसे कितने प्रकार के मरीज़ हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक बार में, या दिन भर यूज़ करते हैं। हो सकता है ये उनकी जॉब का ही पार्ट हो, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो सोने से पहले मोबाइल के बगैर यूजुअली 1 घंटे 2 घंटे देखते रहते हैं, या उसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित हो रही है, या उसकी वजह से उनकी बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं, और वो अपने काम के दौरान या अपने वर्क प्लेस के में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी वजह से स्पेशली जिन मरीज़ों में ऑलरेडी सर दर्द की प्रॉब्लम है, हमने उनमें देखा है कि उनमें दर्द की दवाओं का असर भी कम होता है और उनमें सर दर्द के दिन या मात्रा या भीषणता भी ज़्यादा होती है। तो माइग्रेनर्स में यूजुअली माइग्रेन के अटैक के दौरान ही फोटोफोबिया होता है, जिसको हम कहते हैं कि आंखों में चौंध लगती है। तो जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम हाई लाइट वाली स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या अंधेरे में स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि उससे हेडेक की जो या सर दर्द की जो भीषणता है वो बढ़ जाएगी। दूसरा कि उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने सर दर्द ख़त्म करने के लिए दवा ली हो तो उसका प्रभाव भी उतना ना पड़े या आने में टाइम लगे। हम में से बहुत से लोग सोते समय भी अपना मोबाइल फोन स्वयं से अलग रखना पसंद नहीं करते। ऐसे में या तो मोबाइल फोन को तकिए के नीचे या फिर बिस्तर के पास ही रख दिया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे आम है इंटरनेट ब्राउजिंग करना या फिर चैटिंग करते रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? लगभग 65% वयस्क और 80 से 90% किशोर अपने फोन को लेकर सोते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वो इस बात से अनजान रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुकी है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें उससे फ़ायदा तो उठाना है, उससे लाभान्वित भी होना है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि किस लिमिट के बाद अब हमें उसमें वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। यह चेक पॉइंट बच्चों में या छोटे बच्चों में या इवन टीनेजर्स में ये चेक पॉइंट नहीं होता है, और उनको ये चीज़ डेवलप करने के लिए उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उससे दुष्प्रभाव उनको दिख रहे हैं, जैसे बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना, बच्चे की नींद खराब होना,
या फिर ऐसा लगे कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में अच्छा प्रभाव या लर्निंग की बजाय उसमें लिखावट में या उसके व्यवहार में या उसकी लर्निंग में कुछ ख़राब हो रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि वो कंटेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर बच्चों में हमें लग रहा है कि नज़र की प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके सर दर्द की मात्रा बढ़ रही है या उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा मोबाइल यूज़ या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ की वजह से भी हो सकता है। यदि आप सिरदर्द का अनुभव कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीन से दूर हो जाएं, कुछ मिनटों का आराम लें, अपनी आंखों को बंद करके गहरी श्वास लें, अपने शरीर, आंखों और मस्तिष्क के तनाव को दूर करें। यदि आप आए दिन सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये स्मार्टफोन के अधिक प्रयोग करने का परिणाम हो सकता है। सतर्क हो जाइए, स्मार्टफोन का उपयोग करें लेकिन साथ ही सावधानी भी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और चलिए स्वास्थ्य के बाद अब यौगिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से हम शांति का अनुभव किया करें। इसके लिए आइए योग प्रभाग में जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिन्हें अपनाने से घबराहट की समस्या का समाधान होता है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, योग साधक। जिन लोगों को घबराहट से समस्याएं होती हैं उनके लिए कुछ आसन। सो आइए देखते हैं, वो 2 आसन हम करेंगे, एक प्राणायाम और एक आसन, जिससे उनको इसमें निजात पाने में मदद मिलती है। तो पहला आसन है हस्तपादासन। तो आइए हस्तपादासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों हाथ इस तरह से थाइस पर। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथ कान के पास आने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ खिंचाव देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कान के साथ हाथ नीचे लेकर आएंगे और इस तरह से पैर के पंजों को टच करेंगे। अपने एंकल को पकड़ लेंगे और सर को घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे या घुटने पे टच कर देंगे। यहाँ कुछ क्षण इसी तरह से रुके रहेंगे और फिर धीरे से श्वास भरते हुए कान के साथ हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे और फिर श्वास छोड़कर धीरे से हाथ नीचे। इस तरह से हस्तपादासन। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आराम से नीचे बैठ जाएंगे, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्ट हो। इस तरह से बैठ करके सीधे बैठ जाएंगे, पीठ सीधी हो आपके, दोनों हाथ घुटने पर। लंबी सांस लेकर भंवरे की गुंजन की तरह भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो लंबी सांस लेंगे, अभी हमने जो किया है भ्रामरी प्राणायाम, जो घबराहट की समस्या से निजात पाने में मदद करती है। तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। पैनिक अटैक आना, घबराहट होना, अचानक पसीना पसीना हो जाना, क्या होगा उसके बारे में चिंता। अगर सोचते हो तो अच्छा सोचो ना, नहीं तो मत सोचो। दिमाग को खाली चलाते रहना बहुत गलत होगा। जो हो चुका है उसके बारे में सोचो भी मत। दूसरे लोगों को देखकर और अपने आप को घबराहट में मत डालो कि देखो दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छा नहीं कर रहे। जो दिखता है ना वो रियलिटी में सही नहीं होता, इसलिए कभी अपनी धारणाएं बनानी ही नहीं। देख देख कर लोगों के अच्छे पिक्चर, अच्छा सिचुएशन और स्टेटमेंट छोड़ दो। ये सब अपने पर ध्यान दो, फोकस रखो, जरा एक्टिव हो जाओ, लंबा चलो, शांति से बैठकर अपने माइंड में अपनी सांसों को गिनो, कितनी सांस ले रहे हो 1 मिनट में, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करते रहो कि आप कुछ न कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, अच्छा रिलैक्स कर रहे हो,
ये सब करना जरूरी है, खुद पर वर्क करना जरूरी है, अटैक नहीं आने देना चाहिए। नमस्कार। तो प्रतिदिन योग कीजिए और रिलैक्स रहिए। अभी कार्यक्रम में लेते हैं एक और ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बारी है संस्कृत सीखने की। संस्कृत सीखने के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में, जहां व्यावहारिक वाक्यों के संस्कृत स्वरूप से अवगत करा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां नूतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ नए संस्कृत वाक्यों की ओर। वाक्य यदि हो आप कहाँ थे, तो इसके लिए कहेंगे भवान कुत्र आसीत। भवान कुत्र आसीत। मैं पार्क में था। इसके लिए कहेंगे अहम उद्याने आसम। अहम उद्याने आसम। उद्यान शब्द संस्कृत का शब्द है जो पार्क के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए वाटिका या और भी बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं। मैं वह बहुत चाहता हूं। मैं वह बहुत चाहता हूं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे तद अहम बहु इच्छामि। तद अहम बहु इच्छामि। यदि वाक्य हो कितनी शर्म की बात है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कियत लज्जास्पदम। कियत लज्जास्पदम। यह मेरी गलती नहीं है। इसके लिए कहेंगे एषः मम दोषः न। एषः मम दोषः न। मेरा तो ऐतराज नहीं है। मम तु आक्षेपः नास्ति। मम तु आक्षेपः नास्ति। वाक्य यदि बनाना हो वह तुनक मिजाज का है, तो कहेंगे सह शीघ्र कोपी अस्ति। सह शीघ्र कोपी अस्ति। ऐसे गंभीर मत होइए। एवं गंभीरः मा भवतु। ठीक समय पर बता दिया। इसका संस्कृत बनेगा युक्ते समये सूचितवान। युक्ते समये सूचितवान। वाक्य यदि बनाना हो वह बहुत बकबक करता है, तो कहेंगे सह बहु जलपति। सह बहु जलपति। जलपति अर्थात बहुत बोलता है, बहुत बड़बोला है। यह तो उड़ती खबर है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एषा केवलम किम वदंती अस्ति। एषा केवलम किम वदंती अस्ति। कुछ नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमपि न भविष्यति। किमपि न भविष्यति। ऐसे ही आ गया। एवमेव आगतवान। एवमेव आगतवान। भला बेकार ही क्यों जाएं। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम। आपको क्या परेशानी है। भवतः किम अस्ति कष्टम। भवतः किम अस्ति कष्टम। आपकी बात सही है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे भवतः वचनम सत्यम। भवतः वचनम सत्यम। मेरी बात कौन सुनता है। मम वचनम कः शृणोति। मम वचनम कः शृणोति। क्यों इतनी चिंता करते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम एतावती चिंता। किमर्थम एतावती चिंता। मित्रों, ये कुछ और वाक्य हमने आज सीखे हैं।
इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करके आप अभ्यास करते रहिए। कुछ और नए वाक्यों या नए विषयों को लेकर पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जीवन में विश्राम भी आवश्यक है और लक्ष्य प्राप्ति भी। विश्राम अधिक करने पर लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होगी और अत्यधिक परिश्रम करने तथा विश्राम न करने पर रोगी हो जाएंगे, उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए विश्राम और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न दोनों का ही संतुलन रखना चाहिए। आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।